बोलते हैं A, B and C are partners sharing profit and losses equally. A is a sleeping partner. B looks after the factory and C looks after the administration. तीन पार्टनर है. A जो कुछ काम नहीं करता, B जो फैक्ट्री के कामकाज संभालता है, C जो ऑफिस का कामकाज संभालता है. तीनों ही इक्वल पार्टनर है, तीनों को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. The following figures are expected from their books for the year ended 30th June 2007. प्लीज सब लोग ध्यान से देखो. पेंसिल है ना सबके पास? हाँ, अभी कंटेंट टेबल दिया है, कंटेंट्स है, बाइफरकेट करते हुए जाएंगे. कौन सा डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, कौन सा चीज फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, कौन सा चीज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, और कौन सा कंटेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा. इसके साथ साथ कौन से कंटेंट नहीं आएंगे वो भी मार्क करते हुए चलेंगे. यस और नो, हाँ या नहीं? चलिए. रॉ मटेरियल परचेज्ड, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ना, डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है. उसके आगे लिखो डीआर, डीएम, डायरेक्ट मटेरियल. नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, टेंशन ही नहीं, सीधा डायरेक्ट वेजेस में ही जाएगा. इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है. इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? लिखा के दिया है. नेक्स्ट ऑफिस का सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्टकट में पेंसिल से लिखने का. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है शॉर्टकट में OA, फैक्ट्री ओवरहेड FO, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन SD. यस और नो? नहीं समझा? और जो मटेरियल का पार्ट है दैट इज DM, डायरेक्ट मटेरियल. सो नाउ ऑफिस सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा. कैरिज इनवर्ड, ये मटेरियल का खर्चा है लाने का. यस और नो? एड टू डायरेक्ट मटेरियल. यस और नो? DM में जाएगा. कैरिज आउटवर्ड, सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. सेल्स, सेल्स तो फाइनल आंसर में लिखते ही है, वो तो टेंशन नहीं, किसी हेडिंग में नहीं, वो तो मेन कंटेंट है, टेंशन नहीं. चलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा. फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना, हाँ या नहीं? बाजू में ऐड का साइन लिखो, ऐड का साइन लिखो. ऐड किस में ऐड होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP ना. ऐड का साइन बना के पेंसिल से क्या लिखने का? COP. किसमें लिख रहे हो? अच्छा, मैं बोला क्वेश्चन में लिखना था, आंसर में तो नहीं लिखने लगे. बहुत अच्छी बात, आंसर लिखा ही नहीं तो लिखोगे किसमें? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है. एडवर्टाइजमेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है. पावर फैक्ट्री के रिलेशन का एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा. एजेंट कमीशन, एजेंट हमारे मार्केट में होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चे में काउंट होंगे. प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट फैक्ट्री में होता है तो उसका मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड में ही काउंट होगा. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस मजेदार है, साफ साफ बाइफरकेशन दिया है कि 9/10 वर्क्स का है. 9/10 वर्क्स मींस फैक्ट्री, तो 9/10 फैक्ट्री में जाएगा एंड 1/10 ऑफिस में जाएगा. जैसा बोला है वैसा बाइफरकेट करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. चलो, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस को दो पार्ट में दिया है. वर्क्स जो लिखा है वो फैक्ट्री का है, और जो ऑफिस लिखा है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है. यस और नो? नेक्स्ट बिल्डिंग रिपेयर्स, अभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है बिल्डिंग रिपेयर्स ना.
कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ नहीं बोला रहेगा तो, अगर कुछ बोला रहेगा तो अपन उसके हिसाब से जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो पैराग्राफ में क्या लिखा है? बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड 9/10 फॉर अ फैक्ट्री एंड 1/10 फॉर ऑफिस। हो गया ना बाइफरकेशन? बोलते हम बिल्डिंग का इस्तेमाल, अगर मैं बिल्डिंग को 10 हिस्से में बांट दूं तो जो 9 हिस्सा है, 10 में से 9 हिस्से जो है बिल्डिंग के, वो हम किसके लिए यूज करते हैं? फैक्ट्री के लिए। और एक हिस्सा किसके लिए यूज करते हैं? ऑफिस के लिए। तो सीधी सी बात है, जब बिल्डिंग का रिपेयर होगा तो रिपेयर का खर्चा भी इसी रेशो में बटेगा। 9 हिस्से फैक्ट्री के हिस्से में जाएंगे और एक हिस्से का खर्चा ऑफिस के हिस्से में जाएगा। हाँ या नहीं? तो हमें एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है। यस और नो? तो इधर पे जो लिखा है ना बिल्डिंग रिपेयर्स, उसको टिक मार्क करके रखो, उस पे तो एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, सैलरी टू पार्टनर्स। ये मजेदार बात है, सैलरी टू पार्टनर्स। क्या करने का? सैलरी बी का है ना, बी कहां पे काम करता है? फैक्ट्री में। यस और नो? तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। सी कहां काम करता है? ऑफिस में। तो सी का सैलरी कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। यस और नो? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहां होती है? फैक्ट्री में। तो ये जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड में। जबकि बिल्डिंग, अगेन बिल्डिंग का 2 बार बाइफरकेशन होएगा। जो भी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है वो 2 पार्ट में बटेगा। बिल्डिंग ने साफ साफ बोल दिया 9 हिस्सा फैक्ट्री का है, 1 हिस्सा ऑफिस का है। तो बिल्डिंग का जो भी टोटल डेप्रिसिएशन होगा उसका 9/10 फैक्ट्री को, 1/10 ऑफिस। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो डीएम में लेस होएगा, और जो फिनिश गुड्स है उसके आगे लिखोगे लेस सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस होएगा। यस और नो? अच्छा, you are required to prepare detailed cost statement assuming 10,000 units produced during the year। कहते हैं आपको क्या assumption रखना है? हमने इस साल कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 10। हाँ या नहीं? नहीं समझा? और कहीं पे भी कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं बोला है तो सीधी सी बात है, सॉरी, कुछ नहीं बोला तो टेंशन मत लो। हमें करना क्या है? अभी सेल यूनिट नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट भी नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक का भी यूनिट नहीं दिया, तो अब वो निकालना पॉसिबल नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यस और नो? तो अजम्पशन क्या होगा? जितना प्रोडक्शन किया है हमने इस साल उतना हमने सेल भी कर दिया। जितना प्रोडक्शन किया उतना क्या किया रहेगा? सेल किया। तो सेल यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट क्या हो जाएंगे? सेम। क्या हो जाएंगे? फिलहाल अभी यूनिट को आपको दिमाग में रखना ही नहीं है, यूनिट फिलहाल बाजू में रख दो। यस और नो? पहला कॉस्ट स्टेटमेंट बना के लेते। क्या बना के लेंगे? कॉस्ट स्टेटमेंट। सब लोग ध्यान से देखो, मैं बोर्ड पे लिख के देता हूँ। यस और नो? या चाहिए तो मेरे साथ सॉल्व करो, लिखते चलो मेरे साथ, ताकि फिर एक क्वेश्चन और कर पाएंगे तो मैं तुमको एक्सप्लेन करके दूंगा और तुम खुद से सॉल्व करोगे। मजा आ जाएगा ना? चलो बहुत, तो हम बहुत मजे के लिए काम करेंगे। चलिए कॉलम ड्रॉ करिए। सबने मार्किंग करके रखा है ना? जब मैं पूछेगा कि कहा जाएगा तो मेरे को बताना, क्योंकि मैंने मार्किंग नहीं की है, आपके भरोसे पे कि आप लोगों ने मार्किंग किया है।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी का नाम है मेसर्स ए बी एंड सी। हम क्या बना रहे? कॉस्ट शीट। फॉर द ईयर एंडेड 31st, कुछ डेट दिया है क्या? 30th June 2007। प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना यूनिट है? 10,000। यस और नो? नाउ नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स रुपीस पर यूनिट। शुरुआत करेंगे सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया वर्किंग नोट करके निकालना पड़ेगा ना। यस और नो? पीछे वर्किंग नोट पे जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। सब लोग रेडी ना? यस और नो? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। चलो कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। है कि नहीं? क्वेश्चन में सब दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 20,000 है ना? ध्यान से। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? फर्स्ट लाइन में 50,000 प्लस कैरीज इनवर्ड कितना दिया है? 1,000। है कि नहीं? माइनस क्लोजिंग स्टॉक लास्ट लाइन सेकेंड लास्ट लाइन में दिया है कितना? 20,000। यस और नो? टोटल 51,000। हाँ या नहीं? नहीं समझा? 51,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल में क्या ऐड होता है? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया है, देखो सेकेंड लाइन डायरेक्ट वेजेस टेबल में कितना दिया है? 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं दिया ही नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? 81,000। लिखने को रहने दो, जब तुम लोग आंसर नहीं देना चाहते तो लिखने कोई मतलब नहीं है। गधा मजदूरी थोड़ी कर रहा हो। या तो कुछ नहीं बोलोगे तो मैं बिना बोले ही सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने को दे दूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं कि कौन किधर जाएगा कैसा सॉल्व करने का। अगर तुम्हारा इतना एटीट्यूड है तो तुमसे ज्यादा ही मेरे को होना चाहिए।
पहुंच गए, जितने पढ़ते पढ़ते जितना उम्र अभी आया है पढ़ाई का 15वां साल, इतना साल मेरा एक्सपीरियंस से ज्यादा ही। ऐसा मत करो प्लीज। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, देखो मैं एक बात बताता हूँ, बहुत बुरा भले लगे बट सच है। आप लोगों को नौकरों से पढ़ने की आदत सी पड़ गई है। स्कूल में कभी टीचर देखा नहीं, कभी देखा था टीचर? कोई था टीचर? सोच समझ के बोलना, कि चुप जैसे पूछो हाँ बोलोगे मैं आंसर पूछूंगा जरूर। तो मतलब आप नौकर से सीख के आए हो। और कभी भी कोई नौकर आपको मालिक बनाना नहीं सिखाएगा। जो खुद ही नौकर है वो तुमको मालिक कैसे बनना सिखाएगा? अगर वो मालिक खुद होता तो तुमको नौकरी क्यों करता हो? तो थोड़ी अपनी सोच बदलो ना, थोड़ा मालिक जैसा बनो, एटीट्यूड में रहो पर अच्छे, नेगेटिव नहीं। चलिए ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक एक करके मैंने एक्सपेंसेस बताए थे ना क्या क्या जाने वाले। क्वेश्चन में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस। वेरी गुड। दो ही लोग क्लासरूम में बैठे क्या? बाकी लोग? कितना अमाउंट है इनडायरेक्ट वेजेस का? 5000। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद और सेकंड कंडीशन क्या बोला आप लोग? पावर। कितना है पावर? 1000। ओके नेक्स्ट क्या है? प्लांट मेंटेनेंस। कितना है प्लांट मेंटेनेंस? 4000। चलो नेक्स्ट। हाँ अरे भाई रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस, उसमें इनका हिस्सा कितना है? फैक्ट्री 9/10 है ना, तो 9/10 फैक्ट्री का होगा। जरा अमाउंट देखो क्वेश्चन में दिया है 1000 ना, 1000 का 9/10 कितना होता है? 900। कैलकुलेटर चलाने आता है? बस उसमें भी एटीट्यूड देते रहोगे। कैलकुलेटर लाए हो तो निकाल बेटा। बंदूक है क्या? लाइसेंस लगता है? भाई तुम्हें सिखाने के लिए ही तो उसे लाए हो। 1000 into 9 डिवाइड बाय 10। बहुत अच्छी बात। अब इसके लिए कैलकुलेटर निकालना पड़ा, यही बड़ी बात है। चलिए सन्ड्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस। देख लो पहला सब लोग, मैं समझ गया कितना साथ में लिख सकते हो। बोर्ड पे देखो। हाँ अभी सन्ड्री एक्सपेंस वर्क्स का देखो, वर्क्स का कितना है? 1000, तो वर्क्स वाला ही आएगा सिर्फ इधर। नेक्स्ट बिल्डिंग रिपेयर। बिल्डिंग रिपेयर में भी हिस्सेदारी वैसी ही है। बिल्डिंग रिपेयर फैक्ट्री 9/10 है ना, बिल्डिंग हमने ऑक्यूपाई किया है 9/10, तो बिल्डिंग रिपेयर 1000 रुपया बोला तो 900 रुपया। फिर कैलकुलेटर शुरू किया, देखो क्या मैं बोलूं। अरे 1000 रुपया इधर था तो 900 लिया, तो इधर भी 1000 ही तो 900 ही लेंगे ना। बहुत अच्छी बात। सैलरी, सैलरी ऑफ बी। बी का सैलरी, बिकॉज बी कहां पे काम करता है? फैक्ट्री में, तो बी का सैलरी फैक्ट्री में आएगा। कितना अमाउंट है? गुड। अगली बारी डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। हाँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट? 2000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अगेन बिल्डिंग पे भी तो डेप्रिसिएशन है ना, और बिल्डिंग तो बटी हुई है फैक्ट्री और ऑफिस में। 9/10 फैक्ट्री का है, यस और नो? अगेन 1000 रुपया दिया है ना, 900, यस और नो? हो गए सारे खर्चे। अब जरा ऐड करो, अब कैलसी की जरूरत है।
5 1 6 10 11 13 15 15 900 16 800 16 800 900 बोला तो 17 700 हाँ 17,700 ओके कोई बात नहीं 17,000 17,000 कैलकुलेट करेंगे भी मस्त। तो अब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड करेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा उसे कहेंगे वर्क्स कॉस्ट। क्या कहेंगे? वर्क्स कॉस्ट 98,000 हम पहुंच गए वर्क्स कॉस्ट तक। कहाँ पहुंच गए? अब इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। हाँ ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओके ऑफिस सैलरीज पहला यही है 1 by 1 जाना 10,000 ऑफिस सैलरी के बाद फिर क्या आएगा? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ना रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इसमें 1/10 लेने का है ना 100 बहुत बढ़िया। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस ना सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दिया है ऑफिस का 2,000। फिर बिल्डिंग का खर्चा दिया है ना यस और नो बिल्डिंग रिपेयर्स। ध्यान से बिल्डिंग में हमारा नोट 1/10 ही है ना इसका 9/10 तो ऊपर ही ले लिया था ना आया नहीं इधर कितना आएगा 1/10 100 रुपया यस और नो नेक्स्ट प्लीज देखते चलो। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात गुड। सैलरी टू पार्टनर्स ना सैलरी टू पार्टनर का नाम होगा कुछ सी ऑफिस में काम करता था ना कितना पैसा लेके गया 1,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन दिख रहा है क्या सबको इसमें भी तो 1/10 हमारा शेयर है ना तो 100 रुपया इधर से भी आएगा यस और नो डन एवरीथिंग टेक अ टोटल 10 दोबारा 12 300 13 300 13,000 गुड 13,300 now 98,700 plus 13,300 yes we will get cost of production cost of production how much rupees 1 lakh 20 किसी ने बोला था कोई बात नहीं अभी क्या फांसी थोड़ी चढ़ा रहा हूँ बस बता रहा था चलिए कोई बात नहीं तो बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है कि नहीं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दिया है बहुत अच्छी बात 5,000 और इसमें से लेस क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है चलो 1,12,000 में 5,000 ऐड करो और 3,000 लेस करो you will get the answer of 1,14,000 that is what cost of goods sold
आंसर आएगा 1,14,000। अब इसमें ऐड करेंगे यस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन overheads. First of all, carriage outward 3,000. फिर traveling expenses 1,000. फिर advertising 3,000. फिर agent commission 5,000. फिर और कुछ है क्या? डन। टेक अ टोटल 12,000 और ऐसा ऐड कर लोगे तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 1,26,000। इसमें ऐड क्या होना चाहिए हमारा? प्रॉफिट। वो तो हमें नहीं पता कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, पर हमें ये पता है कि हमारा सेल कितना होने वाला है। सेल्स कितना है? 2 लाख। ऑफ कोर्स डिफरेंस 74,000। यही हमारा क्या है? प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर ही हमारा प्रॉफिट। नहीं समझा? क्लियर है? यस और नो? अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन में ना 10,000 यूनिट प्रोडक्शन दिया है, पर मैंने उसको नहीं यूज किया है और ना ही तुमको कह रहा हूं कि यूज करो। व्हाई? बिकॉज देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी था। यस और नो? हाँ या नहीं? रुपीस में होंगे तो मतलब नंबर में भी तो थे, यूनिट में भी थे। यूनिट नहीं दिया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। यस और नो? इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है लिखना, क्योंकि गलत आंसर जाएगा। 10,000 यूनिट प्रोडक्शन से लेके ना अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जा सकते हैं, यहां तक आएंगे आराम से। इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट दिए ही नहीं। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझा? ओपनिंग भी था, क्लोजिंग भी था, और वो भी अमाउंट भी डिफरेंट है। ये भी नहीं बोल सकते कि दोनों सेम थे, तो ऐसे किया जाता कि जितना था उतना ही है। ऐसा असम्पशन भी लेना पॉसिबल नहीं। अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट दिया है, पर यूनिट नहीं दिया है ना। यस और नो? नहीं समझा? यस और नो? तो अगर क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ रहेगा, शायद वहां पे रहेगा, शायद वहां पे ना यूनिट दिया रहेगा ओरिजिनल क्वेश्चन में, या प्रिंटिंग में नहीं आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं वैसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ कि भाई कोई डिफिकल्टी आ जाए। यस और नो? बात समझ में आया? नॉर्मली हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ नहीं दिया, दैट्स व्हाई नहीं लिया। आप इंफॉर्मेशन पे यूनिट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। रुपीस में किसी को प्रॉब्लम है, रुपीस पूरा इंफॉर्मेशन दिया था, हमने सब लिख दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या हो गया बेटा? डाउट है? तुम्हें सिर्फ रुपीस बनाना है, फिलहाल यूनिट बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बना दिया था, लेकिन बाद में सब दिमाग लगाया कि ये देख रहे हो ना, अलग अलग नंबर है, अमाउंट है, तो नंबर अलग अलग होगा। और अगर ओपनिंग जो हमने प्रोड्यूस किया है उसमें शुरुआत में एक्स्ट्रा था और बाद में कम है, इसका मतलब चेंज हुआ रहेगा सेल। तो अपन अभी जो भी सेल यूनिट एज्यूम करेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग मालूम ही नहीं समझा। तो एक गलती को सुधारने के लिए 100 गलती करना पड़ेगा, तो काहे को एक गलती के लिए क्यों जाओ, इसीलिए फिर मैंने उस कॉलम को यूज ही किया नहीं। नहीं समझा? पक्का? क्लियर है? तो उधर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम पर यूनिट नहीं निकालेंगे, इसलिए मैंने तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि इसका सही आंसर अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ पक्का लिखो।